हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समीर ज्ञान सिखाओ। यार आज की इस वीडियो में मैं आपको पटना यूनिवर्सिटी एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं। जितने भी वहां पे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं आफ्टर एग्ज़ाम वहां आपसे क्वेश्चंस को ले लिया जाता है, तो क्वेश्चंस बाहर आते नहीं हैं। जो एग्ज़ाम देते हैं कैंडिडेट उन्हीं के थ्रू उन्हीं के द्वारा ये क्वेश्चंस पता चलता है कि किस तरह के वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसका सिलेबस और उसका पैटर्न का वीडियो मैंने पहले बना दिया है। आप उन वीडियो को देखकर ये समझ चुके होंगे कि किस तरह के पटना यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से पैटर्न से क्वेश्चन होता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस समय क्वेश्चंस निगेटिव मार्किंग उस समय क्वेश्चंस का नहीं था। अब जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उससे पहले रीड कर लेना सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से कि क्वेश्चंस क्या निगेटिव मार्किंग भी है या नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग क्वेश्चंस का ना हो तो पूरा का पूरा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, अगर आपको पूरा टाइम मिलता हो तो। नहीं तो फिर जितना आपको टाइम मिल रहा है उतना में आप बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2023 में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यार उन सारे क्वेश्चंस को आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चंस हो, तो इसमें मैंने फिलहाल अभी ज़्यादा कंप्यूटर का क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाया है उस पे वीडियो, और जीके जीएस का भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अभी इस वीडियो में आप थोड़ा क्वेश्चन देख लें और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पटना यूनिवर्सिटी अगस्त महीने में ले लेगा। एमसीए का जो भी एडमिशन चल रहा था वो 24 उसका डेट एक्सटेंड 18 तारीख से होकर 24 तारीख तक हो चुका था, और अब कुछ दिनों में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। उसके बाद 8 या 10 दिन के बाद एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कुछ दिन ही बचे हैं। उस दिन को अच्छा से यूटिलाइज करके और अच्छा प्रिपरेशन को बूस्ट करके आप अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं और बढ़िया और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से रीड करना आप शुरू करें और इसका आंसर देखें कि इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। और इसका अगर आपके अकॉर्डिंग आंसर गलत होता है तो इसका राइट आंसर इसी वीडियो में मैं बताऊंगा, उसे देखें और अपने नोट्स में इसे नोट कर लें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बीच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेटेड आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद इंसान जो है आंख का कौन सा पार्ट दान करता है, जिसे आप नेत्र दान कहते हैं कि मरने के बाद इंसान आंख को दान करता है। तो आंख कंप्लीटली दान नहीं होता, उसका आंख का बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे आइरिस है, रेटिना है, कॉर्निया है, पुपिल है। तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स में कौन से पार्ट्स को नेत्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे आइरिस इसका राइट आंसर नहीं है, यहाँ पे इसका राइट आंसर है कॉर्निया। जब हम नेत्र दान करते हैं अपनी आंख को तो कॉर्निया का दान किया जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर सी है। यहाँ पे आइरिस एक मांसपेशिया होता है जिसपे जो हमारे तेज लाइट को आंख में जाने से रोकने का काम करता है। रेटिना आंख के जो सबसे पिछले वाले पार्ट होता है उसमें ही इमेज बनता है किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। और कॉर्निया आंख का अगला भाग जिसमें द्रव्य तरल पदार्थ होते हैं और उसी के थ्रू आपके आंख में डस्ट और तेज लाइट से भी बचाता है। तो इसी का नेत्रदान में दान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन ईयर, मानव के कान में कितने हड्डियां होती हैं।
तो ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 5 एंड ऑप्शन डी में है 6। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। मानव के कान में 3 हड्डियां होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है जगदीप धनखड़, बी में है वेंकैया नायडू, सी में है द्रौपदी मुर्मू और डी में है रामनाथ कोविंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, आयरन बिकम्स रस्ट फ्री व्हेन मिक्स्ड विथ विच मेटल। किस मेटल को मिलाने पर आयरन जो लोहा होता है वो रस्ट फ्री यानी जंग निरोधी हो जाए। तो ऑप्शन ए में है टीन, ऑप्शन बी में है कॉपर, ऑप्शन सी में है क्रोमियम एंड ऑप्शन डी में है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, क्रोमियम। क्रोमियम को मिलाने से आयरन जो है वो रस्ट फ्री हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। मानव के जो खून होते हैं, इंसान के खून का पीएच वैल्यू, पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 7.35, बी में है 7.48, सी में है 8.0 एंड डी में है 4.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 7.35। इसका जो पीएच वैल्यू ह्यूमन ब्लड का होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है। तो ये आप ध्यान रखें कि अगर 7.35 ना हो तो 7.35 टू 7.45 तक के रेंज में जो ऑप्शंस होगा वो आपके सही आंसर होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड। यानी जब हम फ्लावर का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है। या क्वेश्चन जो है एक तरह का रीजनिंग का क्वेश्चन है। एनालॉजी आप रीजनिंग में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। वहाँ पे आप जैसे कि सुने होंगे कि किसी का सब्जेक्ट बोटनी है, किसी का सब्जेक्ट जूलॉजी है, कोई साइकोलॉजी कर रहा होता है। तो ये आखिर है क्या। टॉपिक रिलेशनशिप एक वर्ड है। बोटनी में जब हम बोटनी में प्लांट्स का स्टडी करते हैं तो वो जो सब्जेक्ट होता है वो बोटनी कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, ऊलॉजी, ओनोमोटोलॉजी और पेडोलॉजी। तो इसका जब हम फ्लावर्स का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। यहाँ पे ऊलॉजी क्या कहलाएगा, जब आप एग का अध्ययन करोगे यानी अंडा का अध्ययन करोगे तो वो यहाँ पे ऊलॉजी कहलाता है। जब आप निम्स का अध्ययन करते हो तो वो ओनोमैटोलॉजी कहलाता है। और जब आप सॉइल यानी मिट्टी का अध्ययन करते हो, स्टडी करते हो, तो वो पेडोलॉजी कहलाता है। जैसे कार्डियोलॉजी, जब कोई डॉक्टर हार्ट का यानी दिल का स्टडी करता है तो वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। जब वो दिमाग का स्टडी करता है तो वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। उसी तरह जब कोई जीव जंतु एनिमल का स्टडी करता है तो वो जूलॉजी कहलाता है। वो एक बर्ड है जो आप एनालॉजी चैप्टर में पढ़ोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें ऑप्शन ए में है एनालॉग, बी में है डिजिटल, सी में है हाइब्रिड और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे जो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड तीनों ही कंप्यूटर के टाइप्स हैं। कंप्यूटर को मेनली जो डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज्ड किया गया है, वो 3 उसका बेस है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो ऑन द बेसिस ऑफ जब साइज देखेंगे तो उसमें 4 टाइप होते हैं कंप्यूटर के। उसमें होता है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर। ये 4 कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे डिवाइड किया गया है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन 7 में है, टाइप जो कंप्यूटर का, ये वर्क के आधार पे ये 3 टाइप होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और बेस्ड ऑन पर्पस जो कंप्यूटर का होता है वो 2 टाइप उसका होता है। एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक होता है स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर।
तो ये तीन टाइप्स कंप्यूटर के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो ये तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी है वो होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका 8 क्वेश्चन है, द बूट प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर कैन नॉट बी डन विदाउट व्हाट। इनमें से कौन सा नहीं होने पर जो कंप्यूटर का बूट प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए में है असेंबलर, ऑप्शन बी में है कंपाइलर, ऑप्शन सी में है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन डी में है लोडर। तो इसमें कौन ऐसा जो पार्ट है, कौन ऐसी जो चीज है कंप्यूटर में अगर नहीं हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं कर सकती, उसके बगैर कंप्यूटर बूट प्रोसेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ऑप्शन डी को चूज करेंगे और सिलेक्ट करके अटेम्प्ट कर देंगे, तो वो लोडर, लोडर भी एक होता है पार्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। बूट प्रोसेस में बूट स्ट्रैप लोडर का यूज किया जाता है, लेकिन इसका इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि लोडर एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। लोडर कोई एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करने का काम करता है रैम में। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हार्ड डिस्क में, वो लोडर के द्वारा रैम में उसको क्या किया जाता है, लोड किया जाता है। जब आप कोई प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, यानी सोर्स कोड को कंपाइलर के द्वारा जब आप कंपाइल करते हो, तो वो कंपाइलर क्या करता है, आपके प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। उन ऑब्जेक्ट कोड को फिर लिंकर क्या करता है, कई सारे मॉड्यूल में वो ऑब्जेक्ट कोड होते हैं, तो उसे क्या करता है लिंकर, उसे लिंक करके मर्ज करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक एडिशनल फाइल में कन्वर्ट करता है। और उस एडिशनल फाइल को लोडर क्या करता है, मेमोरी यानी कि रैम में लोड करने का काम करता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा बूट प्रोसेस इनमें से किसके नहीं रहने पर नहीं हो सकता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं होने पे नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ना कि डी होगा, क्योंकि लोडर इस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नहीं रहने पर, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के जगह लिंकर ऑप्शन रहता और डी पे लोडर रहता, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होता, इसलिए कि बूट स्ट्रैप लोडर के द्वारा बूट प्रोसेस किया जाता है। तो इसके द्वारा अगर इसके नहीं होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी बूट प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि लोडर भी एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, लिंकर भी पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन ए में जो असेंबलर है, असेंबलर भी एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज को आपको मशीन कोड या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसके जो कोड होते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं, और ये निमोनिक्स कोड को यूज करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी है कंपाइलर, तो कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम होता है जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा के सोर्स प्रोग्राम जो भी आप कोड लिखते हो, उन कोड को कंपाइलर या मशीन डायरेक्ट नहीं समझता, उसे कंपाइलर के द्वारा ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके कंप्यूटर उसे समझती है। कंप्यूटर आपकी भाषा को या किसी भी दुनिया के लैंग्वेज को नहीं समझता, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को छोड़कर। तो मशीन या कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, वो सिर्फ केवल और केवल वन और जीरो को जानता है। तो वो वन और जीरो में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर का यूज करते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं और इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ दीज इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क यूज इन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में इनमें से कौन है जो सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क है। तो नेटवर्क के मेनली 4 टाइप्स कह सकते हो, या कई सारे बुक में 3 टाइप्स भी होते हैं। वो होता है लैन, मैन, वैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। कहीं पे आपको 4 भी दिखेंगे, पैन भी रहेगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कहीं पे आपको कैन भी दिखेगा, कैंपस एरिया नेटवर्क या क्लस्टर एरिया नेटवर्क। कहीं पे सैन भी रहेगा, स्मॉल एरिया नेटवर्क। तो
5, 6 या 4 कहीं पे आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन 4 में है, ए है लैन, बी है पैन, सी है वाईफाई और डी है ब्लूटूथ। तो इसमें से जो नेटवर्क का टाइप है वो दो ही टाइप है, इसमें लैन है और पैन है। ये वाईफाई और ब्लूटूथ नेटवर्क का टाइप नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है। तो ऑप्शन या तो ए होगा या तो बी होगा। तो इन दोनों में जो छोटा नेटवर्क है कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है वो है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का जो रेंज होता है फ्रेंड्स वो 10 मीटर तक के रेंज होता है, जो आप ब्लूटूथ का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने छोटे डिवाइस को कनेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आप अपने फ़ोन का ब्लूटूथ जब ऑन करते हो तो उससे कोई घर में स्पीकर रखा हो 10 मीटर के रेंज में, उसे कनेक्ट कर सकते हो। आप अपने स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने नेकबैंड को या अपने जो ईयरबड होते हैं कान के उसे कनेक्ट करते हो। तो ये पैन का ही पार्ट होता है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, इसका रेंज 100 से 150 मीटर तक होता है और ये ऑफिस या किसी स्कूल में यूज किए जाते हैं वहाँ के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। वाईफाई एक टेक्नोलॉजी है, वायरलेस फिडिलिटी, जो क्या करता है आपके कई दूसरे डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पैन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, तो यहाँ पे आपको अब दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ऑप्शन ए में है टेस्टिंग, बी में है कोडिंग, सी में है डिजाइन और डी में है प्लानिंग एंड एनालिसिस, या इसके जगह पे आपको दिखेगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। प्लानिंग एंड एनालिसिस जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला स्टेप या एसडीएलसी का पहला स्टेप होता है, जो सबसे पहले कस्टमर या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को को गैदर किया जाता है, यानी उसके सारे इंफॉर्मेशन को लिया जाता है कि किस तरह के उसको सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका किस तरह का प्रोजेक्ट होने वाला है। जो सेकंड फेज या स्टेज होता है वो आपका डिज़ाइन होता है, उस उस प्रोजेक्ट के बेस पे उसका डिज़ाइन किया जाता है। और थर्ड नंबर होता है कोडिंग, फिर होता है टेस्टिंग, उसके बाद होता है उसका डिप्लॉयमेंट, उसके बाद मेंटेनेंस। तो ये 6 स्टेप होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। तो इसका जो राइट है प्लानिंग एंड एनालिसिस, इसके जगह पे आपको अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस भी दिखाई दे तो वो भी इसका सही और राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन इनपुट डिवाइस। ऑप्शन ए में है प्रिंटर, ऑप्शन बी में है स्पीकर, सी में है स्कैनर और डी में है साउंड कार्ड। तो इसमें से कौन है जो इनपुट डिवाइस है। तो इसका आपको बहुत इजी ही क्वेश्चन है, इसमें आप तुरंत जान गए होंगे कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो आपके इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, साउंड कार्ड एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर सी जो है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रोसेस इज एन, यानी प्रोसेस क्या है इनमें से। व्हाट इज अवेलेबल इन मेन मेमोरी, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, व्हेन इट इज अवेलेबल इन सेकेंडरी मेमोरी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या कहलाता है, व्हाट इज प्रोसेस, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हो, यानी कि अगर कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो तो वो प्रोसेस कहलाएगा। अगर किसी प्रोग्राम का ऑपरेशन हो रहा हो तो भी वो प्रोसेस कहलाएगा। अगर कोई प्रोग्राम रनिंग स्टेट में हो तो भी वो प्रोसेस कहलाएगा। तो यही इसका डिफिनेशन होता है, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, ए प्रोग्राम इन इन रनिंग स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। यानी प्रोसेस एक प्रोग्राम ही होता है जो आपको सीपीयू के द्वारा उसको ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, इंस्ट्रक्शन जिस
इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कि इस प्रोग्राम को किस तरह से क्या करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्कुलर क्यू इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए में है रिंग बफर, बी में है वेब, सी में है स्क्वायर एंड डी में है ऑल ऑफ दीज। तो सर्कुलर क्यू जो और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिंग बफर। सर्कुलर क्यू रिंग बफर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का क्वेश्चन है, तो आप बीए से भी अच्छा से पढ़ लें, क्योंकि उसका कई सारे क्वेश्चंस प्रीफिक्स इनफिक्स नोटेशंस का आता है। उससे एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो एक बार डेटा स्ट्रक्चर को सही से पढ़ के एग्जाम में जाना है। क्वेश्चन नंबर है 14, ऑड फाइंड आउट। ऑप्शन ए में है कि इनमें से कौन अलग है, वॉल्यूम, शेप, लेंथ और वेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड, तो वो आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शेप। क्योंकि वॉल्यूम, लेंथ और वेट ये तीनों मापने की इकाई है, यूनिट है। और शेप कोई आकृति, कोई डिजाइन होती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो ये किसी का मेजर करने का कोई यूनिट नहीं होता, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा शेप, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ दीज आर नॉट ए वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो ऑप्शन ए में है सफारी, बी में है फेसबुक, सी में है क्रोम और डी में है मोजिला फायरफॉक्स। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फेसबुक कोई वेब ब्राउजर नहीं है। जबकि सफारी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एप्पल का वेब ब्राउज़र है। बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र जो सफारी एप्पल का होता है, गूगल क्रोम आपका गूगल का होता है, मोज़िला खुद का एक है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो वेब ब्राउज़र होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है, तो ऑप्शन ए में है उबंटू, बी में है लिनक्स, सी में है विंडोज और डी में है CD/2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, CD/2, जो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। जबकि उबंटू, लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स, सिम्बियन, ब्लैकबेरी ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से आप स्टडी कर लें, क्योंकि उसका क्वेश्चंस आता ही आता है और डीएसए का क्वेश्चंस आता ही आता है। उसके बाद फिर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 17 में है, इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, तो ऑप्शन ए में है कंपाइलर है, बी में है ट्रांसलेटर, सी में है विंडोज और डी में है लिनक्स। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो है विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, जिस तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, जिस तरह आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, उसी तरह विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। यहाँ पे कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है, ट्रांसलेटर नहीं है। ये जो लिनक्स है, ये लाइनक्स है, LYNX, यह एक वेब ब्राउज़र है। याद रखें कि ये और ये जो दो अलग अलग वर्ड आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये लिनक्स और ये लाइनक्स, ये दो जो वर्ड हैं इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। LINUX जब दिखे आपको तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, और ये लाइनक्स जो है ये वेब ब्राउज़र है। तो ये वेब ब्राउज़र होगा, ना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप थोड़ा ध्यान से ऑप्शंस को देखेंगे या जल्दी के चक्कर में गलत ना कर दें। तो ये ध्यान रखें कि लाइनक्स एक जो है वेब ब्राउज़र है, जबकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, इन विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज यूज टू लेजर बीम। तो इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो लेजर बीम का यूज करता है, तो ऑप्शन ए लेजर, बी इंकजेट, सी ड्रम एंड डी डेजिबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, लेजर। लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो लेजर बीम का यूज करके प्रिंट यानी कॉपी को निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, लेजर प्रिंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस रिकॉग्नाइज पेन एंड पेंसिल मार्क्स। कौन
ऐसे डिवाइस हैं जो पेन और पेंसिल के मार्क को रिकॉग्नाइज करते हैं यानी पहचानते हैं। तो ऑप्शन ए में है OMR, OCR, MICR और डी है बारकोड रीडर। तो आपको पता होगा कि OMR जो होगा इसका राइट होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। इसका यूज करके, इस डिवाइस का यूज करके पेन और पेंसिल से जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको जांचने के लिए एग्जामिनर यूज करता है। जो आप अभी MCQs एग्जाम में दोगे OMR शीट पे, तो इस OMR शीट को OMR डिवाइस के द्वारा ही जांच किया जाता है, चेक किया जाता है। OCR जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये आपके जो प्रिंटेड जो भी इमेज होते हैं उसके कैरेक्टर को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद MICR बैंक में चेक को, जो भी चेक होते हैं उसे जांच करने के लिए MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का यूज किया जाता है। और बार कोड रीडर का यूज बार कोड को स्कैन करने में किया जाता है। उसके बाद है और क्वेश्चन नंबर 20 है ए या एन कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। तो इनमें से कौन कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एरे। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो विच अप्रोच। तो जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो इनमें से कौन से अप्रोच को फॉलो करते हैं? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, राइट टू लेफ्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टॉप टू बॉटम। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम या टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। और बॉटम टू अप जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके बेस पे ही आंसर अपना अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी चेम्बर इन द ह्यूमन हार्ट्स। ह्यूमन हार्ट्स में मानव के जो दिल होते हैं उसमें कितने चेम्बर होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 4 इसका राइट आंसर होगा। जो मानव के दिल में होते हैं वो 4 चेम्बर होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर को यूज, हाई टेम्परेचर को मापने के लिए, मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, बी में है पायरोमीटर, सी में है सिस्मोग्राफ और डी में है टेलीस्कोप। तो आप हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है पायरोमीटर। बैरोमीटर का यूज एटॉमिक एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक्स यानी भूकंप को मेजर करने के लिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। यहाँ पे जो टेलीस्कोप है, और टेलीस्कोप का यूज दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है? ऑप्शन ए है कॉपी कंस्ट्रक्टर, बी में है फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, सी में है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड डी में है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, वो होगा फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का कोई टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर का टाइप कॉपी कंस्ट्रक्टर होते हैं, पैरामीटराइज और डिफॉल्ट, ये तीनों जो होते हैं कंस्ट्रक्टर के टाइप होते हैं। तो अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी फ्रेंड्स, ना कि मुझे कोई इनकम होगा। मैं एक यूट्यूब को प्लेटफॉर्म मानकर आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो को बना रहा हूँ, ना कि किसी इनकम के पर्पस से ये वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, उस पे या व्हाट्सएप, उस पे मैं इतने बड़े वीडियो को अपलोड नहीं कर पाऊँगा। और वहाँ पे कई जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए मैंने यूट्यूब का यूज करके आपको इस कंटेंट को, जो कि जेन्युइन कंटेंट है, इसमें कोई भी मैंने
ऑर्डर क्वेश्चंस को इन्वॉल्व नहीं किया है। जो क्वेश्चंस पटना यूनिवर्सिटी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे गए थे, वही क्वेश्चंस को मैंने इसमें आपको दिखाया है, वही आपको मैंने बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका वीडियो है वो बिल्कुल ही जेन्युइन है, और इस ही यही क्वेश्चन 2023 में आया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 2024 में भी आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के आपको इसका पैटर्न मालूम हो चुका होगा कि किस तरह के इसके क्वेश्चन किस लेवल पे आते हैं। ये हाई होते हैं या लो या मॉडरेट होते हैं या डिफिकल्ट होते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा अपना लगा सकते हो और एग्ज़ाम का उस तरीके से प्रिपरेशन करके अच्छे आप रैंक ला सकते हो। तो ये मेरा पर्पस है, और मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं है वीडियो बनाने का। इसमें काफ़ी मेहनत भी लगता है और टाइम भी लगता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर है 25। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज और स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है, ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी बता दिया है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी में होगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इस तरह के जो भी और जो क्वेश्चंस बचे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने की कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला तो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपके 2023 में पूछे गए हैं, तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करके जाओ और अच्छे रैंक लेके आओ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माय वीडियो।